कर लेना जरूर, क्योंकि इसका एक श्योर है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सर अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ सर वो पिछली क्लास का आप कह रहे थे कि रिकॉर्डिंग भेज दोगे। अच्छा मैं भेज दूंगा। ओके सर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। उज्जवल, यस सर। उज्जवल क्लास क्यों नहीं अटेंड करता है? अभी लास्ट क्लास पहले फर्स्ट क्लास थी 12th में, तेरे को बोला है जरूर आने के लिए। इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा नेक्स्ट ये कौन बताएगा? छवि, छवि बताओ जरा क्वेश्चन नेक्स्ट। छवि, यस सर। छवि तुम बताओ मेरे को, एरोप्लेन कौन से स्फीयर में फ्लाई करता है? कौन बताएगा इसका आंसर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाँ बहुत अच्छे। स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करता है। क्वेश्चन पूछ ही लो सर। क्वेश्चन हाँ, और नेक्स्ट बताना है, जैसे कोल्डेस्ट रीजन कौन सा है? मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर कोल्डेस्ट रीजन होता है। टेम्परेचर -56 तक रहता है वहां पे, -2 से -56 तक रहेगा टेम्परेचर। और हॉटेस्ट रीजन कौन सा है? नाम से पता लग जाएगा, नाम चारों स्फीयर के नाम बोलोगे ना उसमें ही आ जाएगा आंसर। थर्मोस्फीयर। बहुत अच्छे ऋषि, थर्मोस्फीयर होगा, जिसको हम आयनोस्फीयर भी कहते हैं, तो वो हॉटेस्ट रीजन है। चलो अभी नेक्स्ट जल्दी से नोट करना है। लास्ट टाइम मैंने CO और CO2 की डिटेल दे दी थी। CO2 से कैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है वो मैंने बता दिया था। अच्छा ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी है? ग्रीन हाउस गैसेज ये कौन बताएगा? ग्रीन हाउस गैसेज, हाँ कशिश बोलो। सर अभी तक क्या हुआ है? अभी तक नहीं पढ़ाया CO। आगे। हाँ बोलो ओके बोलो सर। कशिश। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, N2, ओजोन, वाटर वेपर, सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ मैंने बोला था सल्फर डाइऑक्साइड में डाउट है, कई बुक्स में नहीं दे रखा है इसका, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है ग्रीन ग्रीन हाउस गैस। सही है, ये ध्यान रखना चीज का। ओके और सर। एसिड रेन में, हाँ सही है ऋषि, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो है डाउट में ध्यान रखना, SO2 ऑप्शन में मत मार्क करना अगर आता है तो, कई बुक्स में नहीं दे रखा है इसके बारे में, एक बार NCERT जरूर चेक करना है इसका। अच्छा नेक्स्ट, एक एसिड रेन में कौन कौन से हैं एसिड्स या ऑक्साइड्स एसिड रेन के अंदर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एसिड रेन में। कार्बन मोनोऑक्साइड। नहीं नहीं, एसिड रेन में कौन से ऑक्साइड्स हैं या एसिड्स हैं? मैंने बताया ना, इन तीन से याद कर लेना सिर्फ। किससे? एसिड रेन के अंदर NO2 से, SO2 से, SO3 से। मेन सल्फर की ऑक्साइड्स होती हैं एसिड रेन में, H2SO4 H2SO3 यहाँ से आ गया, और NO2 मतलब HNO2 और HNO3, HNO2 और HNO3 ट्रेसेस हैं, बहुत ट्रेसेस में HCl और H3PO4। हाँ सही है ऋषि, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने तुमसे पूछ लिए हैं, इसको जरूर कर लेना। डीमेरिट्स वगैरह भी पूछते हैं, वो भी करना है, उनको भी करना है जरूर। अब नेक्स्ट एसिड रेन के बारे में तो क्या मैंने बता दिया था कल एसिड रेन के बारे में? नो सर। नहीं बताया। चलो एसिड रेन, जैसे नॉर्मल जो रेन होती है, नॉर्मल रेन जो होती है इसका पीएच कितना होता है? मैंने तो बताया नॉर्मल रेन है तो पीएच होता है 5.6 के आसपास। और किस वजह से 5.6? क्योंकि उसमें CO2 के साथ वाटर रिएक्ट करके H2CO3 बनाता है। H2CO3 जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है या तो इस तरीके से 2H प्लस प्लस CO3 2 नेगेटिव, या फिर H प्लस प्लस HCO3 नेगेटिव। दोनों पॉसिबिलिटीज है, सही ना, दोनों पॉसिबिलिटीज है जिससे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो इस वजह से, क्योंकि ये एसिडिक है और लेकिन बहुत वीक एसिड है, इसलिए इसका पीएच 5.6 के आसपास होता है। इस ये हार्म नहीं करती है, लेकिन नॉर्मली रीजन के ऊपर डिपेंड करता है किस रीजन में हम लोग रह रहे हैं। तो अगर सल्फर की ऑक्साइड प्रेजेंट है, यानी फॉसिल फ्यूल्स हम ज्यादा यूज करते हैं जिसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वुड हो गया, चारकोल हो गया, ये सब अगर ज्यादा यूज करते हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है नॉर्मली, तो उस केस में उस एरिया में SO2 SO3 इस टाइप के सल्फर के ऑक्साइड्स बनेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे।
तो इस वजह से क्या होगा, ऑटोमोबाइल्स वगैरह यूज होंगे तो NO2 बनेगा। तो इस वजह से ये मिलकर के क्या बना देंगे, H2SO3 H2SO4 और ये HNO2 और HNO3। तो इस वजह से क्या होगा, जो ये एसिड्स जो हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तो पीएच को ये कम कर देंगे, ये ट्रेसेस में भी जाएंगे वाटर के अंदर, तो पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस वजह से जो एसिड रेन है इसका पीएच हमारा लाई करेगा किसमें, 3 से लेकर तुम मान लो 5 के आसपास, 3 से 5 तक, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया 3 से 5 के आसपास तक पीएच लाई करेगा। तो ये ध्यान रखना है एसिड रेन का। और एसिड रेन क्या करती है सबको पता है, मेनली तो जो स्टोन के मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, या मार्बल के मॉन्यूमेंट्स हैं, स्पेशली ताजमहल, इसको डैमेज कर रहा है, सही है, इसको डैमेज कर रहा है। प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, इवन एक्वेटिक लाइफ भी डैमेज हो रही है, इससे डिस्ट्रॉय हो रही है। एग्रीकल्चर में को काफी हार्म कर रहा है एसिड रेन। तो ये एरिया टू एरिया डिपेंड करता है कि वहां पे किस तरीके की इंडस्ट्रीज वगैरह है, जिसकी वजह से ये एसिड रेन आएगी, और उसका पीएच भी इसी पे डिपेंड करेगा। तो ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान ध्यान रखना है। एसिड रेन के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, नॉर्मल रेन का पीएच और एसिड रेन का पीएच, ये पता होना चाहिए तुम्हें। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, इस चैप्टर का, और वो है स्मॉग। स्मॉग, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। स्मॉग ये क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग। स्मोक प्लस फॉग तो हो गई, सही ना, स्मोक प्लस फॉग। फॉग मेनली मैंने तुम्हें कहा वाटर वेपर ले लेना, दोनों मिलकर एक सॉलिड पार्ट बना देते हैं, सॉलिड पार्ट बना देते हैं। तो स्मोक प्लस फॉग क्या आएगा, स्मॉग। और दो तरीके के स्मॉग है, दो तरीके के स्मॉग है, एक है क्लासिकल स्मॉग, एक क्लासिकल स्मॉग है, और दूसरा है फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग, एक है क्लासिकल स्मॉग और एक फोटोकेमिकल स्मॉग। तो देखो इससे याद रख लेना कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटो मींस लाइट, जो लाइट के प्रेजेंस में होगा, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, समर सीजन में होगा, जो बिल्कुल सनी क्लाइमेट होगा तब होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल स्मॉग। उसे क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल स्मॉग। और इसके अंदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ध्यान रखना। जनरली अकर्स इन दिस फोटोकेमिकल स्मॉग जनरली अकर्स इन सनी क्लाइमेट, यानी जब समर टाइम होता है तब ये स्मॉग देखने को मिलेगा। सनी क्लाइमेट होगा तब जाके ये स्मॉग देखने को मिलेगा। और इसके अंदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग भी कहते हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं, स्पेशली अगर बात करें तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स होती हैं और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन डिटेल में बात करें तो ओजोन भी होता है इसके अंदर, HCHO भी होता है, इसके अलावा एसीटोन भी होता है, एसीटोन भी होता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसे पूछा जाता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, PAN, जो कि एक आई इरिटेंट है ना, आई को इरिटेट करता है, तो पैन, ये सब प्रेजेंट होते हैं। सबका नेचर ऑक्सीडाइजिंग नेचर, सबका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, इस वजह से इस स्मॉग को हम ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग भी कहते हैं। कंपाउंड याद रख लेना। और इसमें NO2 जो है ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है, ये याद रखना जरूर। NO2 जो है यहाँ पे ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है, ये सब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एंड दीज आर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर, सो दिस स्मॉग इज आल्सो कॉल्ड एज oxidizing smog. Clear? This smog is also called as oxidizing smog. ये ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग है। तो ये इसके बारे में पता, और ये पहली बार देखा गया था लॉस एंजलिस में, इसको लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहते हैं। लॉस एंजलिस में देखा गया था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहते हैं। ये पता होना चाहिए इसके बारे में, सही ना, लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहते हैं इसको, फर्स्ट सीन इन लॉस एंजलिस, इस वजह से। और इसके जो हार्मफुल इफेक्ट है मेनली आई इरिटेशन, है ना, आई में इरिटेशन होती है इस स्मोक की वजह से, इस स्मोक की वजह से आई में इरिटेशन होगी। तो ये ध्यान रखना। और पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये भी मैं आगे प्रूव करूंगा, इसके मैकेनिज्म में ये फॉर्मूला है इसका, NO2, NO2 आएगा लास्ट में। पर ऑक्सी एसिटाइल, एसिटाइल एसाइल बोलेंगे तो R लगेगा, एसिटाइल बोलेंगे तो R की जगह CH3 लगा देना, NO2 है ही लास्ट में, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से याद रखना है, फोटोकेमिकल यानी लाइट के प्रेजेंस में स्मॉग आएगा, लाइट के प्रेजेंस में। मेन इसके अंदर वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं NO2 और हाइड्रोकार्बन्स। इसके अलावा ओजोन, ओजोन भी होता है ठीक ठाक अमाउंट में, HCHO, एसीटोन, पैन, पॉली पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये सब ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी कहते हैं। लॉस एंजलिस में पहली बार देखा गया था, इसलिए इसको लॉस एंजलिस स्मोक भी कहते हैं। आई में इरिटेशन करता है, आई में इरिटेशन करता है, तो ये मैंने बता दिया इसका।
क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक। फिर क्लासिकल स्मोक, सी से याद रखना कि उल्टा मत लिखाना, सी से कूल याद रखना, है ना। कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट में बनेगा, जैसे वो सनी में बना था, सनी क्लाइमेटिक कंडीशन में बना था, समारोह में बनता है। ये कूल क्लासिकल से, सी से याद रख लेना, कूल होना चाहिए। कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होगा तो ये बनेगा, कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होगा तो ये बनेगा, सही ना। और इसके अंदर होता क्या क्या है, स्मोक होता है इसके अंदर, फॉग होता है, और मेनली SO2 होता है जो कि रिड्यूसिंग नेचर का होता है। मेनली SO2 होता है जो कि क्या होता है, रिड्यूसिंग। SO2 होने की वजह से ना इसके अंदर H2SO3 या H2SO4 बनने के चांसेस होते हैं, है ना। और SO2 रिड्यूसिंग नेचर का होता है, इसलिए इस स्मोक को रिड्यूसिंग स्मोक कहते हैं, रिड्यूसिंग स्मोक कहते हैं इसको। इसको SO2 प्रेजेंट है इसलिए इसको सल्फरस स्मोक भी कहते हैं, है ना। इसको सल्फरस स्मोक भी कहते हैं। रिड्यूसिंग स्मोक भी है इसी का नाम, सल्फरस स्मोक भी इसी का नाम है ना। सल्फरस स्मोक भी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा रिड्यूसिंग स्मोक, आएगा सल्फरस स्मोक, आ गया। हाँ, ये फर्स्ट टाइम लंदन में देखा गया था, तो लंदन स्मोक भी कहते हैं इसको, लंदन स्मोक भी इसी को कहते हैं। और इसका जो मेन इफेक्ट आता है वो वही सांस लेने में दिक्कत, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, दिक्कत आती है इसमें, ब्रोंकाइटिस, इरिटेशन, ब्रोंकाइटिस इरिटेशन, इरिटेशन होता है इसके अंदर, है ना। ब्रोंकाइटिस इरिटेशन होगा इसके अंदर, ये आना वर्ड। क्वेश्चन कैसा भी आता है, इसलिए सारी चीजें ध्यान रखनी है इसके अंदर। इसको सल्फरस स्मोक कहते हैं, रिड्यूसिंग स्मोक कहते हैं, क्लासिकल स्मोक तो इसका नाम है ही, ये कूल और ह्यूमिड में बनता है, कूल और ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन होगी तब ये बनेगा, ये सनी क्लाइमेटिक कंडीशन होगी तब बनेगा। तो इसके अंदर यही डिटेल करनी है। तो यहाँ पे क्लासिकल स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग के जो क्वेश्चंस आते हैं मैंने तो बता दिया। इसके कंपोनेंट्स याद रखना, NO2 प्राइमरी पोल्यूटेंट है, पूछा गया क्वेश्चन। अब नोट करना है मैकेनिज्म ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, मैकेनिज्म ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग नोट करेंगे एक बार। मैकेनिज्म ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, मैकेनिज्म ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, इसमें जिससे आई में इरिटेशन होती है, जिससे आई में क्या होती है, इरिटेशन होती है। इस स्मॉग मेनली आई में इरिटेशन होती है, अदरवाइज हेडेक भी होगा इसमें, नोजिया भी होगा, चेस्ट पेन भी होगा, ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन मेनली आई में इरिटेशन होती है इसके अंदर, जो इसका प्राइमरी इफेक्ट देखा गया है। तो अब फोटोकेमिकल स्मॉग ध्यान रखना, बिना लाइट के ये वाला स्मॉग नहीं आएगा। जैसे इसके अंदर मेन पोल्यूटेंट NO2 था, मैंने तो बताया प्राइमरी पोल्यूटेंट NO2 है। NO2 है, जैसे इसमें लाइट पड़ेगी, लाइट पड़ेगी, लाइट की प्रेजेंस की वजह से होता है। लाइट इसके पड़ेगी तो क्या आ जाएगा, NO+O आएगा, NO+O, सही ना। NO+O बनेगा, O रेडिकल, दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स है, NO+O रेडिकल ये बन जाएगा नेसेंट ऑक्सीजन। और ये O जो है, ऑक्सीजन जो है एक्सेस में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उससे कंबाइन करके बना देगा क्या, ओजोन, O3। ये O3 आ गया एक्सेस में। अब ये O3 जो है दोबारा इस NO पे अटैक कर देगा, मतलब एक तरह से कह लो कि यही दोनों इन्वॉल्व हुए हैं। NO+O3 ये बना देगा NO2, दोबारा रीजनरेट हो गया, और ये प्रोसेस दोबारा से चलता रहेगा फिर, और NO2 आ गया साथ में नेसेंट ऑक्सीजन, NO2+O2 आएगा, तो ये आ गया। अब ये प्रोसेस दोबारा रिपीट हो जाएगा, यहाँ पे जाके ना ये प्रोसेस दोबारा रिपीट हो जाएगा, तो इसलिए O3 हमारे पास एक्सेस में आ जाएगा, NO2 हमारा एक्सेस में आ जाएगा। O3 और NO2 हमारे पास एक्सेस में होंगे, इसलिए इसको रेडिश ब्राउन हेज भी बन सकता है इसकी वजह से, इस स्मोक की वजह से रेडिश ब्राउन हेज भी आएगा, क्योंकि NO2 जो है रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। NO2 क्या है, रेडिश ब्राउन कलर की गैस। अब ये ओजोन जो है ये हाइड्रोकार्बन पे अटैक करेगा, जैसे CH4 पे, या CXHY इन जनरल मान लो, हाइड्रोकार्बन CXHY इन जनरल मान रहे हैं, कोई भी एक हाइड्रोकार्बन, और जनरली ये अनसैचुरेटेड होता है। जनरली क्या होगा, अनसैचुरेटेड, इस पे अटैक करेगा O3 इस पे अटैक करेगा तो एसाइल रेडिकल बनेगा। CXHY में R तो हो गई, R है एल्काइल ग्रुप, तो इससे बन गया एसाइल रेडिकल। क्लियर, ये 10th वाले बच्चों को नहीं समझ आता तो छोड़ देना। रेडिकल होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन, रेडिकल क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। एसाइल रेडिकल बनेगा, एसाइल रेडिकल जो है ये ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन में भी एक बार को होमोलिटिक फ्यूजन कर देना, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो इससे बन जाएगा पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल, O ये इस तरीके से आ जाएगा, एक रेडिकल रह जाएगा, एक रेडिकल इसका इस वाले ऑक्सीजन का रह जाएगा, तो ये बन गया पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल, पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल। और अब इस पे अटैक कर देगा NO2 जो कि पहले से ही ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है, NO2 अटैक कर देगा जो कि पहले से ही ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है, इसलिए ये O रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा और बन जाएगा पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। पैन जो मैंने बोला था जो कि मेनली आई इरिटेंट होता है,
ये बन गया पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। तो ये दिखा दिया। और अगर मिथेन पे अटैक होता है, ध्यान रखना, तुम चाहो, जो मैंने ये पूरा मैकेनिज्म बताया ना कि पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट कैसे बनता है, ये तुम मत दिखाओ पूरा, डायरेक्ट लिख दो मिथेन। जो 10th वाले बच्चे हैं ना, वो ऐसे ही याद रख लें इसको सीधा। मिथेन है, मिथेन में ओजोन आया, हाइड्रोकार्बन लिखा था ना मैंने CXHY, मिथेन लिखो, मिथेन में ओजोन आया अपने यहाँ पे डिटेल में, ये बन जाएगा HCHO, सारे लिख दो यहाँ पे, HCHO आ जाएगा, एक्रोलीन आ जाएगा, CH2CH दिस इज कॉल्ड एज एक्रोलीन, ये भी आता है ट्रेसेस में। इसके अलावा ऊपर जो पैन है ये भी आता है, ये भी लिख दिया पैन, इसी के साथ पैन भी आ जाता है। और एक और आएगा एसीटोन, और एसीटोन आएगा प्लस एसीटोन, CH3 सील बॉन्ड O CH3, ये चारों लिखा देना, ऊपर वाला पार्ट मत दिखाओ, यही याद कर लो, यही सफिशिएंट है। तो पूरा मैकेनिज्म बता था मैंने, पूरा बता दिया। NO2 प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, ध्यान देंगे, NO2 प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, लाइट के प्रेजेंस में NO और O रेडिकल देगा, O रेडिकल अटैक कर देगा ऑक्सीजन जो कि नेचर में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उस पर अटैक करेगा, बन गया ओजोन। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। मैंने तुम्हें बोला था ट्रोपोस्फेयर में भी ओजोन प्रेजेंट हो सकती है, और ट्रोपोस्फेयर में अगर ओजोन प्रेजेंट है तो वो पॉल्यूटेंट का काम करेगी, हमारे लिए पॉल्यूटेंट का काम करेगी, क्योंकि ओजोन की वजह से क्या होता है, ये हेडेक, नोजिया, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, स्किन में प्रॉब्लम होगी, ये सारी दिक्कतें आएंगी। ओजोन जो है पॉल्यूटेंट है ट्रोपोस्फेयर के अंदर, स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे लिए बून है ये। क्यों? क्योंकि ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, मोर देन 99%। इंफ्रारेड रेज जो हैं वो ये पास हो जाती है इससे। इंफ्रारेड रेज हमारे पास आती हैं, अर्थ पे आती हैं, ध्यान रखना इस चीज का। हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ओजोन बन गया ये, अब ये ओजोन दोबारा NO इस पे अटैक कर देगा, NO पे अटैक कर देगा और बन जाएगा NO2, रेडिश ब्राउन कलर की गैस है ये, साथ में O2। अब ये ओजोन अटैक करता है सीधा डायरेक्ट, इसके बाद ना डायरेक्ट ये याद कर लो, मिथेन पे अटैक करेगा ओजोन, मिथेन पे अटैक करेगा तो HCHO, पैन, एक्रोलीन और एसीटोन, ये सारी चीजें बनेंगी, ये सारी चीजें बनेंगी, सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ऑल दीज आर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर, सो द स्मॉग फॉर्म इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। जो फोटोकेमिकल स्मॉग है इसको हम बोलते हैं oxidizing smog, and also all these compound they are of volatile nature, ये volatile organic compounds, all these are volatile organic compounds। तो ये यहाँ पे खत्म हो गया पूरा टॉपिक। नेक्स्ट नोट करना आगे तुम्हें, नेक्स्ट नोट करेंगे स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूटेंट या स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन। मेन पोल्यूटेंट कौन सा है स्ट्रेटोस्फेयर में? मेन पोल्यूटेंट कौन सा है स्ट्रेटोस्फेयर में? ओजोन, मैंने तुम्हें बताया है ना, ओजोन है। ओजोन जो है हमें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन हमारे लिए वो बून का काम करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से। हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो कि अगर अर्थ पे आ जाएंगी तो सबसे ज्यादा दिक्कत होगी स्किन के लिए, और स्किन कैंसर कॉमन हो जाएगा, बहुत बहुत कॉमन हो जाएगा स्किन कैंसर। और अल्ट्रावायलेट रेज का लैम्डा भी मैंने तो बताया है 250 से 260 पिकोमीटर के आसपास होता है, विजिबल लाइट से कम, 250 से 260 नैनोमीटर के आसपास इसका लैम्डा होता है, वेवलेंथ, वेवलेंथ इसकी होती है। और अगर मान लो ये अल्ट्रावायलेट रेज आ जाती है तो O2 जो है, अगर अल्ट्रावायलेट रेज आ गई तो O2 जो है ये यूवी रेज के प्रेजेंस में ये O प्लस O में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब ये O एक्सेस में तो O2 है ही, अब भी ये O इससे कंबाइन कर जाएगा और बन गया ये ओजोन। और ये रिएक्शन होती है रिवर्सिबल, यानी ये बन भी रहा है, ओजोन बन रहा है जो कि हार्मफुल है ट्रोपोस्फेयर पे, और ये टूट भी सकता है, और ये टूट भी सकता है। कैसे टूटेगा? बन गया है और ये टूट भी सकता है। यहाँ पे होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्लियर? यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। O2 प्लस O गिव्स O3, O3 दोबारा टूट गया O2 प्लस O में, O2 प्लस O गिव्स O3, O3 दोबारा टूट गया O2 प्लस O में। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है यहाँ पे, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। और ओजोन जो है, जो स्ट्रेटोस्फेयर में है, वो डिस्ट्रॉय कैसे होती है? वो डिस्ट्रॉय होती है बाय द यूज ऑफ फ्रियॉन्स। ये ध्यान रखना, ये जो मैंने रिएक्शन तुम्हें बताई है ना, इसमें लिख देना तुम ब्रेक डाउन एंड फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ब्रेक डाउन क्योंकि ओजोन बन भी रहा है और टूट भी सकता है, तो दिस इसमें लिख सकते हो तुम ब्रेक डाउन एंड फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। अगर अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पे आ गई तो वो O2 को नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक कर देंगी, नेसेंट ऑक्सीजन जो है कंबाइन कर जाएगा O2 के साथ दोबारा, फॉर्मिंग दिस ओजोन, फॉर्मिंग दिस ओजोन। लेकिन ये रिएक्शन आसानी से बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चली जाती है, तो इसलिए मैंने बोला ब्रेक डाउन एंड फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ऐसे याद रखना इसको, है ना। ओजोन जो हमारी अपर, जो स्ट्रेटोस्फेयर में भी अपर पार्ट है ना, वहां प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में भी अपर पार्ट जो है वहां पे प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर हम फ्रियॉन्स यूज करते हैं, फ्रियॉन्स क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर यूज करते हैं, CFCs, अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते हैं, ये कहाँ पे होता है?
घरों में एसी यूज करते हैं उसके अंदर प्रेजेंट है, एसी में प्रेजेंट है। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर में प्रेजेंट है ये वाली गैस, रेफ्रिजरेटर में प्रेजेंट होती है गैस ये। पेंट इंडस्ट्री में भी बहुत प्रेजेंट होती है वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत हार्मफुल है, जो कि बहुत क्या है, हार्मफुल है। और इसके अलावा जो जेट इंजन होते हैं, सही ना, जेट इंजन होता है, सुपरसोनिक जेट प्लेन्स जो होते हैं वो भी रिलीज करते हैं क्या, कौन सी गैस रिलीज करते हैं, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये भी ओजोन को डिप्लीट करने में ये भी ओजोन को डिप्लीट कर रहा है। ये जो सुपरसोनिक जेट प्लेन्स है, जेट एरोप्लेन्स हैं, वो भी रिलीज कर, उनका एग्जॉस्ट जो होता है उसके अंदर नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स होती हैं, स्पेशली NO, और वो NO जो है ओजोन से रिएक्ट करके, ओजोन से रिएक्ट करके NO2 बना रहा है और O2। तो यानी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है विद द हेल्प ऑफ दिस सुपरसोनिक जेट प्लेन्स भी डिप्लीट कर रहे हैं इसको। तो कौन कौन डिप्लीट कर रहा है ओजोन लेयर को, मेनली वो क्या है, फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CF2Cl2, ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2, ये डिप्लीट कर रहा है ओजोन लेयर को। CF2Cl2 ये मेन कॉज है डिप्लीशन ओजोन लेयर का। इसके अलावा सुपरसोनिक एग्जॉस्ट ऑफ सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स, दे आल्सो रिलीज nitrogen oxide, especially NO. NO reacts with ozone to form NO2 and O2. Like this also, ozone layer is being depleted. ये ओजोन लेयर ऐसे भी डिप्लीट हो रही है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये कैसे डिप्लीट कर रहे हैं, CF2Cl2 है, ये टूटता है रेडिकल में, ये टूटेगा रेडिकल के अंदर, Cl रेडिकल प्लस CF2Cl रेडिकल। ये Cl रेडिकल जो है ना, ये डिप्लीट कर रहा है ओजोन लेयर को, जिसकी वजह से ओजोन होल क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन पे होल क्रिएट हो रहा है और अल्ट्रावायलेट रेज आ पा रही है अर्थ पे। Cl रेडिकल, ये Cl रेडिकल अटैक करता है ओजोन पे और बना देता है OCl रेडिकल, OCl रेडिकल से OCl रेडिकल बना देता है, साथ में O2, साथ में O2 बना देता है। और इसको भी, जैसे इसके पास अगर O रेडिकल आ गया, इसके पास O रेडिकल आ गया, तो ये दोबारा O2 और Cl रेडिकल बना देता है। मेन तुम ऊपर वाली रिएक्शन भी याद कर लोगे ना, तब भी काम चल जाएगा। ये ऊपर CF2Cl2, इसका होमोलिटिक फिजन हुआ, Cl रेडिकल जनरेट हो गया जो कि डिप्लीट करेगा ओजोन लेयर को। ये ओजोन पे अटैक करेगा और बना देगा OCl रेडिकल प्लस O2, O3 कन्वर्ट हो गया O2 के अंदर। तो यहाँ पे ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई। तो जो डिप्लीट कर रहा है, जो हार्मफुल है ओजोन लेयर के लिए, वो क्या है, Cl रेडिकल, या एक ClO रेडिकल बनता है वो भी हार्मफुल है, वो भी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। ClO रेडिकल, NO, Br रेडिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये भी हार्म करेंगे किसको, ओजोन लेयर को। एंड ओजोन होल इज क्रिएटेड, ओजोन होल इज क्रिएटेड, ओजोन में होल हो गया है और वहां से अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पे आ सकती है। इस वजह से हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो कि हार्मफुल नहीं है, जो कि हार्मफुल नहीं है, ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करना है, ये यहाँ पे कर लेना जरूर, स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूटेंट, ओजोन होल क्या है पता होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट नोट करना है आगे, इसके बाद वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट हम क्या है, वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये तुम्हें एयर पोल्यूशन, ये 3 तरीके के पोल्यूशन है, 2-2, 4-4 लाइनें इनमें भी याद करनी है तुम्हें। वाटर पोल्यूशन, देखो वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के अंदर जो भी हम डिटर्जेंट्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, जो डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हैं, उनका वेस्ट जो है वो पॉन्ड्स में, लेक्स में, हर जगह जाता है, वहां जाता है ना, तो वो इकट्ठा होता रहता है। और ये क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होते हैं, मोस्टली डिटर्जेंट क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि इसके अंदर ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है। डिटर्जेंट क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि इनका क्या होता है, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो लंबे समय तक वहां पड़े रहते हैं, एल्गेई बनता है इनकी वजह से, है ना। एल्गेई का मेन कॉज जो है ना, एल्गेई बनने का मेन कॉज जो है, या यूट्रोफिकेशन एक टर्म होती है, यूट्रोफिकेशन, ये नोट कर लेंगे, पूछ सकते हैं पेपर के अंदर, यूट्रोफिकेशन। तुमने ये लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में बहुत जगह देखा होगा कि ग्रीन कलर की लेयर एक ऊपर बन गई है। वो ग्रीन कलर की लेयर कैसे बनती है, ग्रीन एल्गेई जिसको कहते हैं, ग्रीन कलर की लेयर जो एल्गेई होती है वो कैसे बनती है, बिकॉज ऑफ वेस्ट ऑफ डिटर्जेंट्स, बिकॉज ऑफ वेस्ट ऑफ डिटर्जेंट, या फिर जो हम फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं जिसके अंदर फॉस्फेट प्रेजेंट है, ये मेन कॉज है इसका। फर्टिलाइजर जो हम यूज करते हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट, फॉस्फेट फर्टिलाइजर मेन कॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन। तो जब हम ये यूज करते हैं तो एल्गेई बनता है, इसकी एक लेयर बन जाती है, एक लेयर बन जाती है जो पानी के अंदर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है, DO,
डिजोल्व ऑक्सीजन जो है पानी के अंदर उसको अपनी तरफ खींच लेती है। बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, वायरस वगैरह जो होते हैं, जो उस ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। और एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन है इस ग्रीन कलर की लेयर की वजह से वो अंदर नहीं आ पाती, इस ग्रीन कलर की लेयर की वजह से वो अंदर नहीं आ पाती। तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन है पानी के अंदर वो बहुत कम हो जाती है, लेस देन 6 ppm हो जाती है, 6 ppm हो जाती है, जो कि फिश एक्वेटिक लाइफ को सर्वाइव करने के लिए चाहिए, जो कि एक्वेटिक लाइफ को सर्वाइव करने के लिए चाहिए। पानी में ऑक्सीजन आती कहाँ से है? एक्वेटिक प्लांट से, एक्वेटिक प्लांट से आती है ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर से आती है ऑक्सीजन। तो दोनों जगह से ऑक्सीजन एल्गे ने क्या अपनी तरफ खींच ली, तो इस वजह से जो डिजोल्व ऑक्सीजन है पानी के अंदर कम हो जाती है और जो फिश है वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन कम है, फिश वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाती है। दिस इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन, इसी को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑब्जेक्टिव से पूछी हुई है। जो ग्रीन कलर की लेयर बनी किसकी वजह से? वेस्ट ऑफ डिटर्जेंट की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। मेन कॉज क्या था इसका? फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स का यूज करना। तो वो एल्गे जो है डिजोल्व ऑक्सीजन को पानी के अंदर कम कर देगा, तो फिश जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी उस जगह पे। दिस इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन। ये यूट्रोफिकेशन है। और पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है कम से कम 6 ppm जरूर होना चाहिए, 6 ppm से 10 ppm तक होता है डिजोल्व ऑक्सीजन। ये पूछा हुआ पेपर के अंदर, डिजोल्व ऑक्सीजन कितने अमाउंट में होनी चाहिए? तो 6 ppm टू 10 ppm, 6 ppm टू 10 ppm। कोल्ड वाटर जो होगा उसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा आती है, गर्म पानी है तो डिजोल्व ऑक्सीजन कम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो डिजोल्व करती है पानी के अंदर वो एक्सोथर्मिक इफेक्ट से डिजोल्व करती है, एक्सोथर्मिक इफेक्ट से डिजोल्व करती है। इस वजह से जो कोल्ड वाटर होता है उसके अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो ज्यादा होती है और गर्म पानी के अंदर कम होगी डिजोल्व ऑक्सीजन। तो ये डिजोल्व ऑक्सीजन के बारे में जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत, सही ना। ऑक्सीजन जरूर चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए एक्वेटिक लाइफ। नेक्स्ट नोट करेंगे इसके अंदर बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, देखो इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ना उतना ज्यादा पानी जो है गंदा होगा, उतना ज्यादा पॉल्यूटेड होगा वाटर। तो इसकी वैल्यू जो है अगर 5 ppm से लेस है, 5 ppm से, बीओडी इज लेस देन 5 ppm, तो वो होगा प्योर वाटर। वो क्या होगा? प्योर वाटर। और अगर इसकी वैल्यू 5 से 17 ppm है, अगर इसकी वैल्यू जो है 5 टू 17 ppm है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो पॉल्यूटेड वाटर होगा, तो वो वाटर होगा पॉल्यूटेड वाटर। और अगर ग्रेटर देन 17 ppm हो गई ना, हाईली पॉल्यूटेड वाटर, ग्रेटर देन 17 ppm है, देन इट इज हाईली पॉल्यूटेड वाटर। मैं इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ कि मतलब क्या है इसका। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दिस इज द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक वेस्ट। तो ये क्या है? पानी जो है, पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट होता है, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा, बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करेगा, यानी उतना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है पानी के अंदर। इस वजह से मैंने बोला कि अगर वो ऑक्सीजन की डिमांड कम कर रहा है, लेस देन 5 ppm है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो प्योर वाटर माना जाता है। लेकिन अगर वो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा कर रहा है, ग्रेटर देन 17 ppm कर रहा है, तो इसका मतलब वो हाईली पॉल्यूटेड वाटर है, बैक्टीरिया उसके अंदर उतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया, सही ना। दिस इज द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय द बैक्टीरिया present in water to decompose the organic waste, to decompose the organic waste oxygen is required by the bacteria। तो इस वजह से मैंने तुम्हें बताया इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना प्योर वाटर होगा, इतनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना पॉल्यूटेड होगा वाटर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, सही ना। बायोकेमिकल ऑक्सीजन, एक होता है सीओडी, एक टर्म होती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये तो इसके उल्टा होगा, जस्ट केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी के साथ हम K2Cr2O7 मिक्स कर देते हैं एसिडिक मीडियम में प्लस डाइल्यूट H2O4 प्लस एसिडिक मीडियम में, जो कि क्या करेगा? जो भी पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है, जो भी पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है वाटर के अंदर, उनको K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या है? CO2, COD उसके जस्ट ऑपोजिट है। ये क्या है? COD, K2Cr2O7 के हम पानी को केमिकल से ट्रीट करते हैं, जैसे K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2O4 के साथ। ये क्या करेगा? पानी के अंदर जो भी पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है उनको ऑक्सीडाइज कर देगा, उनको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड वाटर को प्योर करने के लिए। तो ये यहाँ पे खत्म हो गया। और ये वाली वैल्यूज भी मेंस के पेपर में पूछी हुई है, नीट में पूछी हुई है वैल्यूज, ये याद होनी चाहिए वैल्यूज सारी। 5 ppm से लेस है बीओडी, तो वो क्या होगा?
प्योर वाटर ग्रेटर देन 17 ppm तो हाईली पोल्यूटेड वाटर, और ऐसी डीओ की वैल्यू 6 से 10 ppm के बीच में है तो फिश सर्वाइव कर जाएगी, नहीं तो यूट्रोफिकेशन लेस देन एल्गाई प्रेजेंट होगा, पोल्यूशन होगा उसके अंदर, तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो कम अवेलेबल होगी एंड फिश कांट सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट। तो ये यहाँ पे खत्म हो गया बीओडी, डीओ और वाटर पोल्यूशन, ये खत्म हो गया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इंटरनेशनल 2-3 चीजें और हैं, 10 मिनट का काम हो रहा है, एक बार रीजॉइन कर लेंगे, ठीक है? 10 मिनट का काम हो रहा है, रीजॉइन कर लेंगे, उसको रीड जरूर करना ढंग से। इसी वजह से 12th क्लास को लास्ट में पढ़ाया है, क्योंकि मेंस के एग्जाम है, और अभी तुम याद कर लोगे तो याद रहेगा तुम्हें, स्टार्टिंग में करा देते तो दिक्कत रहती है इस चैप्टर के अंदर, तो एक बार रीजॉइन कर लेंगे।